अच्छे से पढ़िए, मजा आना चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए। मजे से ज्यादा जरूरी है कि जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरूरी ये होता है। तो आपको बताना है कि यूके को क्या कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन को आखिर कहा क्या जाता है, तो आप कहेंगे संसदों की जननी। अगर कहीं पर भी संसद है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो उसमें संसदों की जननी किसको कहा गया है, संसदों की जननी, संसदों की जननी कहा गया है यूके को। यह बात क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वही मैं बता रहा हूं आपको। एक बार पूछा गया था वेस्टमिंस्टर प्रणाली कौन सी है, तो आप कहेंगे वेस्टमिंस्टर प्रणाली। यह भी किसको कहते हैं, जो संसदीय व्यवस्था होती है उसी को वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहा जाता है। इसमें कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, आपसे पूछा जाए इसके अंदर कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, आप याद रखेंगे कि कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है, तो आप कहेंगे इसके अंदर दो प्रमुख माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, इसके अंदर दो प्रमुख माने जाते हैं। एक तो होता है वास्तविक प्रमुख और एक होता है नाम मात्र का। जैसे अगर भारत की बात की जाए तो वास्तविक प्रमुख कौन होगा, तो आप कहेंगे सर वास्तविक प्रमुख होता है पीएम एंड मंत्रिपरिषद, पीएम एंड मंत्रिपरिषद। और नाम मात्र की बात करें तो नाम मात्र का कौन है हमारे यहां, तो आप कहेंगे सर नाम मात्र के होते हैं राष्ट्रपति। नाम मात्र का प्रमुख पूछा जाए तो आप लिखेंगे राष्ट्रपति। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी बताया था। एग्जाम्पल क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि जो यूके का पार्लियामेंट है अगर वो ये पास कर देता है, बिल पास करके देता है कि वहां का जो राजा है किंग चार्ल्स III, उसका ये पास करके देता है कि कल चार्ल्स III को फांसी की सजा दी जाएगी, उस पर भी उसको साइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको साइन करना पड़ेगा। अगर यूके की बात की जाए तो वहां पर वास्तविक कौन होता है, यहां पर वास्तविक की बात करेंगे तो यहां का पीएम होगा और नाम मात्र का कौन है, नाम मात्र का महारानी या राजा। और ये कैसा होता है, ये वंशानुगत होता है, एक का बेटा दूसरे का इस प्रकार से बनता रहता है, आप ध्यान रखेंगे। अब एक होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली। आप मुझे बताइए अध्यक्षात्मक प्रणाली कहां की है, अध्यक्षात्मक प्रणाली जिसके अंदर राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रपति महत्वपूर्ण होता है। आप बताइए ये किस देश की है, तो इसमें होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट महत्वपूर्ण। और इसकी बात करें तो यूएसए इसका एग्जांपल है। क्या हो जाएगा, यूएसए इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना, क्या बात ध्यान रखेंगे कि यूएसए इसका एग्जांपल हो जाएगा। अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात की जाए तो आपसे पूछ सकते हैं। तो आप सभी अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, किसी को कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश पूरी करूंगा। कि आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको दोबारा बताया जाएगा। अब संसदात्मक प्रणाली होती है, उसमें और क्या होता है, तो आप कहेंगे बहुमत दल की सरकार होती है। बहुमत दल आएगा सत्ता के अंदर, बहुमत दल की सत्ता होगी। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो चुनाव में क्या होता है, चुनाव में जो सरकार बनती है जिसके पास ज्यादा सीट होती है, जिसके पास लोकसभा के अंदर ज्यादा सीट होती है उसी का प्रधानमंत्री बनता है ना, आपको पता होगा उसी का प्रधानमंत्री बनता है। और क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होती है मंत्रिमंडलीय सरकार। मंत्रिमंडलीय सरकार, हर विभाग के लिए अलग मंत्री होता है। क्या होता है, हर विभाग के लिए अलग मंत्री होता है। और इसके संसद के अंदर दो सदन होते हैं। क्या होते हैं, संसद के अंदर दो सदन होते हैं। आप याद रखेंगे कि संसद है उसके अंदर दो सदन होते हैं। कौन कौन से, एक तो होगा लोकसभा, भारत की दृष्टि से देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा, ये ध्यान रखेंगे। ये हो गई संस्थात्मक प्रणाली की विशेषता। आपसे पूछा जाए तो ये हो गई संस्थात्मक संसद प्रणाली की विशेषता। अब आती है एकीकृत, क्या कहते हैं कि एकीकृत न्यायपालिका। अब आप पूछेंगे सर एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है, तो भारत के पास एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। आप याद रखेंगे एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, इसको नोट कर लेना कि एकीकृत एंड स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत एंड स्वतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये ध्यान रख लेना, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है। अब एकीकृत और इंटीग्रेटेड क्या होती है, तो आप कहेंगे जब जिला स्तर की बात करेंगे तो जिला स्तर के अंदर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
सबसे नीचे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला आता है और हमें कोई आपत्ति है, अगर हमें कोई आपत्ति है तो अपन कहां पर जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जिला न्यायालय के अंदर, जिला न्यायालय के अंदर कोई केस लेकर जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप जिला न्यायालय के अंदर कोई केस लेकर जाते हैं। अब आपको वहां पर संतुष्टि नहीं मिलती, क्या नहीं मिलती, आपको संतुष्टि नहीं मिलती। जैसे आपको पता होगा हमारा जो न्यायालय व्यवस्था है उसके अंदर आपके साथ मान लो कुछ हो रखा है, आप एक केस लेकर जाते हो, क्या करते हो, आप एक केस लेकर जाते हो और आप सबसे पहले जाते हो जिला न्यायालय के अंदर। लेकिन जिला न्यायालय के अंदर आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो आप कहां पर जाओगे, आप कहोगे मुझे हाईकोर्ट जाना है, तो आप जाते हो उस केस को लेकर हाईकोर्ट के अंदर। कहां पर जाओगे, हाईकोर्ट के अंदर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उच्च न्यायालय। अब आप उच्च न्यायालय में गए, वहां से भी आपको कोई ना कोई फैसला मिलता है, लेकिन आप फिर भी संतुष्ट नहीं है। तब आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहां जाएंगे, आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कहां पर जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उच्चतम न्यायालय। इसे क्या कहेंगे, इसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय। ये बात ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है, ये होता है उच्चतम न्यायालय। इस प्रकार ये एकीकृत है, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट के डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में चले गए, आपको 1 by 1 जाना पड़ता है। कैसा होता है, 1 by 1 जाना पड़ता है। लेकिन आप कहोगे यूएसए के अंदर कैसा है, यूएसए के अंदर अलग है। अगर यूएसए की बात की जाए तो यहां पर अलग अलग चीज चलती है। जैसे अगर नेशनल कोई इश्यू है तो कौन सा होगा, तो संघीय कानून होता है, उसके लिए कौन सा है, संघीय कानून। अगर नेशनल कोई इश्यू है उसके लिए संघीय कानून है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है फेडरल कोर्ट। मतलब पूरे देश के लिए कोई इश्यू है तो उसके लिए तो कौन सा होगा, उसके लिए तो होगा फेडरल कोर्ट। और राज्य कानून है कोई, जिस पर कोई राज्य अपना अधिकार रखता है, उस पर कोई कानून बनाया जा रहा है, तो उसके लिए कौन सा होगा, उसके लिए अपना हाई कोर्ट होगा। अगर हाई कोर्ट में फैसला निलंबित रहता है, अगर प्रॉब्लम है तो भी वो आगे नहीं जा सकते, क्या नहीं कर सकते, तो भी वो आगे नहीं जा सकते। ये व्यवस्था कहां पर है, ये है अपने यूएसए के अंदर। और बात की जाए एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की, तो वो कहां पर है, वो हमारे इंडिया के अंदर है। और ये कहां से ली गई है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये व्यवस्था कहां से ली गई है, तो आप कहेंगे यूके से ली गई है। ऐसी व्यवस्था कहां पर है, यूके और इंडिया के अंदर ये व्यवस्था है, आप ध्यान रख लेना। अब आपसे पूछा जाए क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका का आपस में कोई लेन देन है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद नंबर 50 से, जो अनुच्छेद नंबर 50 है उसके द्वारा क्या किया गया है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये अपनी अलग अलग काम करती है। न्यायपालिका अलग, आप याद रखेंगे अनुच्छेद नंबर 50 के अंदर क्या किया गया है, अनुच्छेद नंबर 50 में लिखेंगे न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका एंड कार्यपालिका का पृथक्करण। अब मैंने दो वर्ड लिखाए थे शुरू में, एक लिखाया था एकीकृत और दूसरा लिखाया था स्वतंत्र। तो एकीकृत हो गई ना, सबसे पहले ये जिला कोर्ट आता है, फिर आता है हाईकोर्ट, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। और स्वतंत्र की बात की थी तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते हैं, ठीक बात है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं एक, संविधान का संरक्षक किसको कहा गया है, आप बताइए जरा। तो संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक किसको कहा गया है। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि संविधान का संरक्षक किसको कहा गया है, ये क्वेश्चन आता है। और ऑप्शन इस प्रकार है, जैसे आप मुझे बताइए। ऑप्शन ए आ रखा है आपके पास राष्ट्रपति, ऑप्शन बी आ रखा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी आ रखा है आपके सामने कानून मंत्री, ऑप्शन डी आ रखा है आपके सामने सर्वोच्च न्यायालय। तो आप मुझे बता पाएंगे क्या इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं
कि संविधान का संरक्षक किसको माना गया है? कल संडे है। हाँ अमरदीप सुन, कल संडे है और जो अपनी जय वीरू सीरीज चलती है उसमें साइंस ही पढ़ाई जाएगी। 150 क्वेश्चन करवाऊंगा साइंस के और आपकी कंप्लीट साइंस रिवाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंप्लीट साइंस रिवाइज हो जाएगी। बस आप मेरी बात तो ध्यान से देखिए। बिल्कुल, जिस जिसका आंसर डी आ रहा है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो अपने को पता होगा तो अपन कराएंगे, वरना क्या होगा? वरना हम गलत कराएंगे। क्या होता है हमारे संविधान के अंदर, क्या क्या चीज है? और आप क्या कहेंगे कि संविधान के अंदर और क्या क्या चीजें हैं? तो लिखिए, हमारे संविधान ने हमें क्या दिया है? मूल अधिकार। और क्या दिया है हमारे संविधान ने? हमारे संविधान ने डीपीएस भी दिए हैं। और क्या दिया है? मूल कर्तव्य। अब देखो, जो मूल अधिकार दिए वो किसके खिलाफ दिए? नागरिकों को दिया है राज्य के विरुद्ध। कि राज्य कभी भी नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। यह पूछा जा सकता है ये किसके खिलाफ दिए गए? तो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध। ये किसको दिए गए? ये दिए गए नागरिकों को दिए गए। और दिए किसके विरुद्ध गए हैं? तो आप कहेंगे नागरिकों को दिए गए राज्य के विरुद्ध, याद रखेंगे। अब आपसे पूछा जाए डीपीएसपी क्या करते हैं? तो ये करेंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये ध्यान रखेंगे। कल्याणकारी राज्य की स्थापना क्या करते हैं? और मूल कर्तव्य क्या है? ये हो गए नागरिकों के कर्तव्य। किसके? नागरिकों के कर्तव्य कि वो क्या करें? वो हमारे तिरंगे का सम्मान करें। हमारे जो नेता हुए थे जिन्होंने आजादी दिलवाई थी उनका सम्मान करें। ठीक बात है, नागरिकों के कर्तव्य। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से न्यायालय में परिवर्तनीय है कि न्यायालय में परिवर्तनीय है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी दे रखा है आपको डीपीएसपी, ऑप्शन सी दे रखा है आपको फंडामेंटल ड्यूटी और ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दीज। आप किसके लिए कोर्ट जा सकते हैं? अगर आपकी किस चीज की पूर्ति नहीं हो रही तो आप कोर्ट जा सकते हैं, बताइए जरा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि निम्न में से किसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं? अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, या आपने मूल कर्तव्यों की पालना नहीं की तो आपके खिलाफ केस किया जा सकता है, या फिर आपने डीपीएसपी, आपको डीपीएसपी के थ्रू जो कहा गया वो नहीं मिल पा रहा। मान लीजिए आप चाहते हैं आर्टिकल 44 लागू हो और एकल समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, वो नहीं हो रही तो आप कोर्ट जा सकते हो। क्या? तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में ही आप कोर्ट जा सकते हो। इन दो केस के अंदर आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्या नहीं जा सकते? आप इन दो केस में कोर्ट नहीं जा सकते। ये वाली बात याद रखेंगे। और क्या हो गया फिर? हमारा संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना क्या की गई है? हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात की गई है। और ये कहां पर लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर ये लिखा हुआ है प्रस्तावना के अंदर। कहां पर लिखा हुआ है? ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या 42वें संविधान संशोधन से पहले हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या जब तक 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर नहीं हुआ था तब तक क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था? अगर मैं आपसे इतना सा पूछूं, क्या हमारा देश का उससे पहले कोई धर्म था? अगर मैं आपसे पूछूं क्या उससे पहले भारत का कोई धर्म था? बताओ जरा। यहां पर लिखोगे ये किस संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन
द्वारा यह शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना के अंदर 1976 में। तो आप कोई बता पाएंगे क्या, क्या उससे पहले राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों का सम्मान आदर करता है, राज्य सभी धर्मों का सम्मान आदर करता है। आप मुझे बताइए क्या ऐसा था? तो आप कहेंगे नहीं सर, हमारा देश शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष ही था। कैसे? क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 15 और 16, आर्टिकल 15 और 16 था, जिसके अंदर कहा गया था कि किसी के साथ धर्म विशेष पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? धर्म विशेष पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आपने देखा होगा आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसलिए यह कोई नहीं कहेगा कि 1976 से पहले भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था। समझ रहे हैं आप? ऐसा कोई नहीं कहेगा कि 1976 से पहले अपना देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था। अब हमारे देश के अंदर सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यह क्या होता है सर? जब हमारा संविधान लागू हुआ तब सभी को, जिसकी उम्र 21 से ज्यादा थी, उसको वोट देने का अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था? जिसकी उम्र 21 से अधिक थी उसको वोट देने का अधिकार दिया गया था। और इसको चेंज करके 21 से 18 कब किया गया? 21 से 18 कब की गई उम्र? आपसे पूछा जाए 21 से 18, बताओ जरा। 21 वर्ष से 18 वर्ष, तो आप कहेंगे सर 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको चेंज किया गया था। आप याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा ये चेंज किया गया। तो आप में से बता सकते हो, जो हमारा यूएसए, जो अमेरिका है, वो इतना पहले आजाद हो चुका था, उसने महिलाओं को वोट करने की आजादी कब दी? यूएसए। आप लिखिए, यूएसए ने 1920 में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। महिलाओं को वोटिंग राइट दिया था। ध्यान रखेंगे, जहां पर हमारे देश ने जैसे ही आजाद होता है और अपना संविधान बनाता है तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देता है, वहीं पर जो इतना बड़ा और इतना पहले जिसको लोकतंत्र आ गया था, उसमें भी अधिकार नहीं दिया गया था। आप ये बात समझ सकते हो, जब संविधान बनाया गया तो कितनी बातों का ध्यान रखा गया होगा, कि जब संविधान बनाया गया होगा तो कितनी बातों का ध्यान रखा गया होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और फिर बात करें यूके की, यूके ने कब दिया? जो अपना यूके, उसने महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब दिया? तो आप कहेंगे 1928 में, 1928 के अंदर अधिकार दिया। ये बात याद रखेंगे कि 1928 में जाते जाते, और स्विट्जरलैंड के बारे में तो आपको पता होगा, वो हर इंडेक्स में टॉप 10 में रहता है, लेकिन उसने 1971 में आते आते महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। तो याद रखेंगे कि स्विट्जरलैंड 1971, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले मताधिकार महिलाओं को किसने दिया था? किस देश ने दिया था? तो आप कहेंगे 1893 के अंदर, 1893 के अंदर दिया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा। 1893 में दिया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा। यह बात ध्यान रखना, किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इसके बाद आती है एकल नागरिकता की बात। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, यह बात याद रखेंगे। क्या रखेंगे? कि एकल नागरिकता। हमारे पास ऐसा नहीं है कि राजस्थान वालों के अगर
अलग नागरिकता होगी, उत्तर प्रदेश वालों की अलग होगी, बिहार वालों की अलग होगी। हम सब क्या है, वी आर ऑल आर इंडियन, हम सब क्या है, हम सब भारतीय हैं। तो ये होती है इंडियन। लेकिन आपको पता होना चाहिए यूएसए के अंदर कैसी नागरिकता है, तो वहां पर है दोहरी नागरिकता। कैसी नागरिकता है, तो आप कहेंगे यूएसए के अंदर है दोहरी नागरिकता। ये बात याद रखनी है कि यूएसए के अंदर कैसी है, दोहरी नागरिकता है। ये बात आपको याद रखनी है कि एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि कहां पर एकल नागरिकता है और कहां पर दोहरी नागरिकता है। तो मैं आपसे पूछूं एकल नागरिकता अपन ने कहां से ली है, तो आप कहेंगे सर यूके के द्वारा ली गई है। जो ग्रेट ब्रिटेन है वहां से ली गई है एकल नागरिकता, ये ध्यान रखना। ठीक बात है। फिर बात करें आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन प्रावधान। इससे क्या होगा, अगर राज्य ऐसा कुछ करता है जो देश की एकता पर खतरा उत्पन्न होता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, अपन आपातकाल लगा सकते हैं। आपातकाल के प्रावधान है किस किस अनुच्छेद के अंदर है, तो आप कहेंगे सर इसके लिए 3 अनुच्छेद है, 352, 356 और 360। इसके बारे में अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारे संविधान की विशेषता क्या क्या है, हमारे संविधान के अंदर क्या क्या चीज है, यह आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए हमारे पास कैसी सरकार है, तो हमारे पास त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार याद रखेंगे कैसी है, त्रिस्तरीय गवर्नमेंट है। भारत के पास कैसी गवर्नमेंट है, त्रिस्तरीय। तो आप कहेंगे सर त्रिस्तरीय बोले तो क्या, तो मैं बताता हूं आपको कि सबसे ऊपर कौन सी होती है, सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार। सबसे ऊपर देखा जाए तो आएगी केंद्र सरकार। उसके बाद पूछा जाए कि केंद्र सरकार के बाद कौन सी आती है, तो आप याद रखेंगे राज्य सरकार। केंद्र सरकार के बाद आती है राज्य सरकार, और राज्य सरकार के नीचे कौन सी होती है, स्थानीय सरकार। जैसे पंचायत हुई, नगरपालिका हुई, ये किस में आती है, ये स्थानीय सरकार के अंदर आती है। जब तक अपनी क्लासेस खत्म होगी उससे पहले पहले अपन हर चीज के बारे में देख लेंगे, क्या कर लेंगे, हर चीज के बारे में जान लेंगे। अब बात आती है आगे कि लोग क्या कहते हैं कि भारत का संविधान क्या है, उधार का थैला है। क्या कहा जाता है कि भारत का संविधान है वो उधार का थैला है, कि कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया और इससे क्या बन गया, भारत का संविधान। पर ये लोग बहुत गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने सब देशों के संविधान को पढ़ा, इसलिए कि हमारा संविधान बेस्ट संविधान बने। पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट संविधान की बात आती है तब आता है भारत का संविधान। तो इसके लिए आसपास के जितने भी देशों के अंदर लोकतंत्र था उनका संविधान पढ़ा गया, और उससे जो अच्छी बातें थी वो अपने ग्रहण किए। ऐसा नहीं है कि उधार का थैला कह सकते, जो अच्छी बातें थी वो लेकर हमने अपना द बेस्ट संविधान बनाया था। अब इसी के अंदर अपन देखेंगे विदेशी स्रोत। क्या देखेंगे, हम देखेंगे विदेशी स्रोत कि किस किस देश से क्या क्या चीज ली गई है। जो चीजें अच्छी होगी भौगोलिक दृष्टि से, हमारी जनसंख्या की दृष्टि से, उस चीजों को लिया गया है। क्या लिया गया है, उन चीजों को हमारे लिए लिया गया है। अब नंबर 1 बात करते हैं यूके की। ग्रेट ब्रिटेन से क्या क्या चीज भारत में ली गई है। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या चीज ली गई है, तो आप नंबर 1 पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली। मैंने आपको बताया था, आप याद रखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक बात है, किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ हो तो बताएंगे। फिर है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहां से ली गई है, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता की बात करें, यह भी कहां से ली गई है, यह भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और पूछेंगे आपसे कि और क्या क्या चीज ली गई है, तो एकीकृत न्यायपालिका। यूएसए के पास एकीकृत न्यायपालिका नहीं है, उनका सेंटर का कोर्ट अलग है और राज्य का कोर्ट अलग है। लेकिन हमारे पास क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है। और ये कहां से ली गई है, ये यूके से ली गई है। तो आप याद रखेंगे एकीकृत न्यायपालिका। ध्यान रखना कि एकीकृत न्यायपालिका की प्रणाली किस देश से ली गई है, तो आप कहेंगे ये ली गई है यूके से। और मंत्री परिषद व्यवस्था, मंत्री परिषद व्यवस्था भी कहां से ली गई है, यूके के अंदर से। आप याद रखेंगे कि मंत्री परिषद की व्यवस्था
मंत्री परिषद व्यवस्था कहां से ली गई है? तो आप कहेंगे ये भी यूके के अंदर से ली गई है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। बिल्कुल संसदीय शासन प्रणाली। उसके बाद द्विसदनी विधायिका क्या कहते हैं? इसके बाद विधायिका ली गई है और इसमें द्विसदनी विधायिका क्या कहते हैं? इसके अंदर द्विसदनी विधायिका ली गई है। द्विसदनी विधायिका की एक लोकसभा एक राज्यसभा की बात इसके अंदर की गई है कि एक उच्च सदन होगा एक निम्न सदन होगा। ये बातें कहां से ली गई है? ये बातें ली गई है यूके के कानून से। और सांसदों के विशेष अधिकार कि जो सांसद होते हैं उसके विशेष अधिकार कहां से लिए गए? सांसदों के विशेष अधिकार। और ये किस अनुच्छेद के अंदर है? तो आप लिखेंगे आर्टिकल नंबर 105 में। सांसदों के विशेष अधिकार होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? आर्टिकल नंबर 105 में सांसदों के विशेष अधिकार आप ध्यान रखेंगे। और फिर आता है विधि का शासन। अगर पूछा जाए विधि का शासन कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे विधि का शासन भी यूके से लिया गया है। विधि का शासन, ये बात नोट करेंगे कि विधि का शासन कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे विधि का शासन भी लिया गया है यूके से। अब आप बताइए विधि का शासन ये वर्ड दिया किसने था? तो आप कहेंगे डाइसी के द्वारा। ये यूके के रहने वाले थे डाइसी, इनके द्वारा ये वर्ड दिया गया था विधि का शासन। इसके जनक किसको माना जाता है? डाइसी को इसका जनक माना जाता है। आप याद रख लेना कि डाइसी को इसका जनक माना जाता है। फिर नंबर 2 पर अपन याद करेंगे यूएसए से क्या क्या लिया गया है। बात की जाए यूएसए से हमने भारत के संविधान के अंदर क्या क्या लिया है वो याद कर लेना। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात की जाए वो कहां से लिए गए हैं? तो आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए के अंदर से। स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका की बात की जाए वो कहां से ली गई है? वो ली गई है यूके के द्वारा। लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका की पूछी जाए तब आप क्या कहेंगे कि सर स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है यूएसए के द्वारा। स्वतंत्र न्यायपालिका। ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, और एक क्वेश्चन आया था हाल ही में कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहां से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। और बात की जाए तो न्यायाधीश को हटाना, न्यायाधीश को हटाना, कुछ लोग इसको भी क्या कहते हैं? इसको भी इंपीचमेंट कहते हैं, इसको भी महाभियोग कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिमूवल। रिमूवल इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिमूवल। हटाने को क्या कहेंगे? रिमूवल। और महाभियोग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंपीचमेंट। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। न्यायाधीश को हटाने को कभी महाभियोग नहीं कहा जाएगा। क्या नहीं कहा जाएगा? इसको कभी महाभियोग नहीं कहा जाएगा। और क्या आता है इसके अंदर? न्यायिक पुनरावलोकन। अगर कोई केस हुआ है उसको फिर से उसकी, कि आप खुश नहीं हो तो उसको फिर से जांच किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसको फिर से जांच किया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। और भारत के अंदर, भारत के संविधान में इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? भारत के संविधान में उल्लेख, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उल्लेख कहां पर हुआ है तो आप लिखेंगे अनुच्छेद नंबर 13 के अंदर। आप लिख लेना आर्टिकल नंबर 13 के अंदर इसका जिक्र किया गया है। कहां पर है उल्लेख? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 13 में इसकी मूल भावना निहित है। क्या है? आर्टिकल नंबर 13 के अंदर इसकी मूल भावना निहित है। आर्टिकल 13 की मूल भावना यही है, क्या है?
कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, जहां पर हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए था और ऐसा हुआ नहीं है, वहां पर क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है, आप याद रखेंगे। फिर आता है नंबर 3 पर आयरलैंड। आपसे पूछा जाए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, बताओ जरा। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या चीज ली है वो कमेंट बॉक्स में आने दो। आपको पता तो होगा ही, सब ज्ञानी है, आपको सारों को पता होगा कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आप कहेंगे डीपीएसपी लिए गए हैं आयरलैंड से। और क्या लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली क्या ली गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये कहां से ली गई है, ये आयरलैंड से ली गई है। आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो कहां से लिया गया है, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। लिखो जरा कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन सदस्यों को मनोनीत करना, और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को, तो आप लिखेंगे 12 सदस्य। कितने सदस्य लिखे जाएंगे, आप याद रखेंगे कि 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इसके बाद आता है अपना कनाडा। कनाडा से क्या क्या चीज ली है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो कनाडा देश है उससे भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या चीज ग्रहण की गई है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपसे कुछ ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं की जाएगी, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बताइए कनाडा से क्या लिया गया है, तो आप कहेंगे अर्ध संघात्मक व्यवस्था। अर्ध संघात्मक व्यवस्था, अर्ध संघात्मक व्यवस्था के अंदर क्या है कि इसमें सशक्त केंद्र है, जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है वो अधिक कंट्रोल कर सकती है, मतलब अधिक मजबूत होती है। क्या याद रखेंगे, अर्ध संघात्मक व्यवस्था। इसमें क्या होगी, संघीय सरकार मजबूत होती है, केंद्र की सरकार की बजाय जो सेंटर की गवर्नमेंट होगी वो अधिक मजबूत होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। और इससे क्या लिया गया है, तो आप लिखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति, इसी का मतलब यह हुआ क्योंकि अर्ध संघात्मक व्यवस्था में संघीय सरकार मजबूत है, तो संघीय सरकार द्वारा भेजा गया आदमी राज्य सरकार के अंदर वहां का हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा, जिसकी कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है, राज्यपाल के अंदर होती है। जो भी बिल बनकर कानून बनेगा उस पर साइन कौन करेगा, राज्यपाल। तो मजबूत हुआ ना, संघीय सरकार मजबूत होती है। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर संघीय सरकार मजबूत होती है। आप बात को ध्यान रखेंगे। फिर एक बात और आती है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास होती है, अवशिष्ट शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां होगी वो किसके पास आएगी, वो केंद्र सरकार के पास होती है। किसके पास होती है, तो आप कहेंगे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। ये बात ध्यान रखेंगे कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास आती है, ये केंद्र सरकार के पास आती है। ये बात को आपको याद रखना है। फिर बात करें आगे, अपने पास और कौन सा देश आता है, तो आप 5 नंबर पर लिखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, अब बताओ जरा ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो एक तो आप याद रखेंगे समवर्ती सूची। कौन सी सूची, कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और पूछा जाए तो संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये किस अनुच्छेद के अंदर है, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद नंबर
अनुच्छेद नंबर 108, अनुच्छेद नंबर 108 के अंदर यह कहा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़े तो आप नंबर 6 पर लिखिए जर्मनी। अब जर्मनी से आप पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, आपातकाल को लिया गया है। अरे भाई आपातकाल को नहीं लिया गया है। आपातकाल के दौरान हमारे जो मौलिक अधिकार पर पड़ने वाला प्रभाव है वो कहां से लिया गया है, वो जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल का उपबंध हमारे पास था किसमें, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसके अंदर आपातकाल का उपबंध किया गया था, वो वहां से लिए गए थे। लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपातकाल के दौरान, वो बातें कहां से ली गई है, वो बातें जर्मनी के संविधान से ली गई है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वाइमर संविधान। वाइमर संविधान, ये बात याद रखेंगे, क्या कहा जाता है इसको, वाइमर संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे तो इससे लिया क्या गया है, इससे लिया गया है कि आपातकाल के दौरान, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव, मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव, ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है जर्मनी से। आपको याद रखना है ये कहां से लिया गया है, ये जर्मनी से लिया गया है। और आपातकाल की बात करें तो 1935 का जो एक्ट था, 1935 का एक्ट था, वहां से लिया गया आपातकाल। तो कोई भी इस बात में गलत करके नहीं आएगा। आपातकाल की बात की जाए तो आपातकाल कहां से लिया गया, आपातकाल 1935 के एक्ट से लिया गया। लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव है वो कहां से लिया गया, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक बात है। नंबर 7 यूएसएसआर कह दो या इसको सोवियत संघ कह दो या इसको रूस कह दो, यहां से क्या चीज ली गई है बताओ जरा। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले मौलिक कर्तव्य, और क्या ली गई है, पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली गई है, पंचवर्षीय योजनाएं, ये भी यूएसएसआर से ली गई है। अगर आपसे कोई पूछे ना पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली गई है तो आप कह देना उसको कि पंचवर्षीय योजनाएं यूएसएसआर से ली गई है, रूस से ली गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बात करें प्रस्तावना के अंदर, प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, एंड जो राजनीतिक न्याय की बात की गई है वो कहां से लिया गया है, राजनीतिक न्याय, ये यूएसएसआर से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो कहां से लिया गया है, इसकी संकल्पना कहां से की गई है, तो आप कहेंगे यूएसएसआर से इसकी संकल्पना की गई है। यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस, क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है रूस। ठीक बात है, किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ, उसको सोवियत संघ रूस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बात की जाए फ्रांस की, आपसे पूछा जाए फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उससे 3 शब्द लिए गए थे। क्या लिए गए थे, उससे 3 शब्द लिए गए थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श कहां से लिया गया है, तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता एंड बंधुता, बंधुता का आदर्श, ये कहां से लिए गए, ये लिए गए हैं फ्रांस से, याद रख लेना। इसके बाद बात की जाए तो गणतंत्र, गणतंत्र कहां से लिया गया शब्द, ये लिया गया है फ्रांस से। ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, क्या करनी है आपको, ये वाली बातें याद रख के चलनी है। इसके बाद पूछा जाए अगला अपना राज्य, देश कौन सा है जिससे कुछ लिया गया है, तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका। क्या, दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि दक्षिण अफ्रीका, बताओ जरा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। अगर दक्षिण अफ्रीका से पूछा जाए तो नंबर 1 चीज ली गई है राज्यसभा के एमपी का चयन। राज्यसभा के एमपी का चुनाव, एमपी का चुनाव किस प्रकार से होगा, यह बात कहां से ली गई है, यह ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन यह कहां से लिया गया है, संविधान में संशोधन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, यह वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर कोई देश बचता है तो आप 10 नंबर लिख लो, जापान। जापान से क्या लिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, जापान से क्या चीज ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या लिखेंगे, विधि द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बताओ जरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या कहेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, यह बात ध्यान रखेंगे। अब एक कथन आता है, आपके सामने कोई बता पाएंगे कि भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को, संविधान को वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है, बताओ जरा, भारतीय संविधान को, बताओ जरा, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है, कोई बता पाएगा मेरे को। अरे भारत का ही है। जो जो अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, अगर वहां से कुछ ले लेते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी की अच्छा ही ले लो कोई बात नहीं, लेकिन बुराई नहीं लेनी है। क्या, किसी की अच्छा ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी से बुराई नहीं लेनी है। हमें क्या नहीं लेनी है, हमें किसी से कुछ बुरा नहीं लेना है, हमें हमेशा अच्छा लेना है। अच्छे लेंगे तो अपन अच्छे बन के रहेंगे। बताओ जरा, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, तो आप कहेंगे आइवर जेनिक्स। किसने कहा था, आइवर जेनिक्स। यहां पर लिखिए आइवर जेनिक्स। अब देखो, जो चीजें रटने वाली थी आधी से ज्यादा हो चुकी है।